नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारे में बात करूं तो इतिहास हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप बाकी देश से करते भी आ रहे हैं। सौरभ शर्मा जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। रामेश्वर पांडे हमारे साथ हैं। आशीष कुमार हैं यूपी के बिजनौर से, सुबह का राम राम। सद्दाम हुसैन गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं सर जी? मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। हरिश्चंद्र आर्य जी, केसपाल सर को हरदोई की धरती से प्रणाम, आपकी प्रणाम स्वीकार होगी। सैविंदर जी औरैया की धरती से सादर प्रणाम। दीपक रतन, अमित कुमार यादव, तो यहाँ सभी स्पीड के साथ जुड़ी चुके हैं और फिर भी मैं अपने इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट भी करने वाला हूँ। तो मैं बात करूं तो टॉपिक हमारा चल रहा था ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास, और आज ये टॉपिक हो जाएगा आपका समाप्त। मैं बात कर रहा हूँगा आज, यदि मैं बात करूं तो ये टॉपिक भी आपका समाप्त हो जाएगा और फिर चल जाएगा भारतीय समाचार पत्र जो भी हैं, और समाचार पत्रों से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति, ठीक है ना। और फिर मैं बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आंदोलन, तो ये रह गए हैं। तो कोशिश करेंगे थोड़े से करते चलेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, तो ब्रिटिश शासन में शिक्षा के विकास की बात चल रही थी। आयोग कमीशन वगैरह चल रहे थे। तो एक और आयोग था सार्जेंट आयोग, ठीक है ना। कौन सा आयोग मैं बात कर रहा हूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी सार्जेंट योजना, योजना डालना है। सार्जेंट इस तरीके से बताएंगे कौन सी योजना होगी मेरे प्यारों। तो मैं बात कर रहा हूंगा सार्जेंट योजना, ये आप बता देना कौन सी योजना है। तो आप इस तरीके से लिख रहे होंगे सार्जेंट योजना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। अब ये सार्जेंट जो या सार्जेंट योजना की जो ये योजना लागू ये आई कब है, तो ये भी पूछा जाता है। तो आप बता रहे होंगे सर 1944 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वर्ष कौन सा होगा? 1944, इस तरीके से लिख रहे होंगे। सर्जेंट योजना की बात तो होगी तो 1944 ईस्वी में आती है सार्जेंट योजना। मित्रों, इस योजना ने, मैं बात करूं, मांग की कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर विद्यालय स्थापित किए जाएं। कौन से स्तर की इसकी पहली जो मांग थी इस सार्जेंट योजना की, तो ये योजना कह रही है सर जी देश में प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कौन से सर जी? माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। पहली बात थी इसकी देश में प्राथमिक, ये आपको लिख देना है। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी देश में प्राथमिक एवं क्या होगा? तो सर जी देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक, ये आपको बताना है। देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, ठीक है ना। देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं, पहली मांग इसकी थी ये। माध्यमिक क्या होगा तो मेरे प्यारो आप बता रहे होंगे सर जी विद्यालय स्थापित किए जाएं। क्या किए जाएं? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। एक बात तो ये हो गई, किए जाएं, ठीक है जी। चलो, मान लिया ये बात सही है, ठीक है ना, किए जाएं। एक तो बात इसने ये की थी कि देश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। चलो, अब एक दूसरी बात इसकी क्या थी सार्जेंट योजना की? 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो। जो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हो। दूसरी बात इसने की है, तो 6 से 11 वर्ष तक की मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर 6 से 11 वर्ष, 14 ना होगा, ठीक है ना। 6 से 11 वर्ष तक 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं, ये आपको लिख देना, बच्चों को क्या होगा सर जी? तो आप बता रहे होंगे निशुल्क एवं अनिवार्य।
6 से 14 वर्ष, माफी चाहूंगा, 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क व्यय क्या होगा सर जी? अनिवार्य। इस तरीके से आप बता देना, निशुल्क व्यय अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क व्यय अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क व्यय अनिवार्य शिक्षा की इसने मांग की है। किसने? सार्जेंट योजना ने, जो 1944 में आई है। दूसरी एक और मांग की है, 11 से 17 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था हो, ठीक है ना। मतलब कि 11 से 17 वर्ष तक। भाई देखो, ये कह रहा है कि 6 से 11 वर्ष तक तो बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, लेकिन 11 से 17 वर्ष तक मतलब 6 वर्ष की एक अतिरिक्त शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाए, ये भी बात इसने की है। तो आप बता रहे होंगे सर जी 6 से मतलब 11 से 17 वर्ष तक मैं बात करूं किससे, तो आप बता रहे होंगे 11 से 17 वर्ष तक। कितने वर्ष तक की बात है मेरे प्यारों? 6 से अरे 6 याद आ जा, 11 से 17 वर्ष तक, ठीक है। 6 वर्ष, 11 से 17 वर्ष तक। अब बात होगी 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? तो आप बताएंगे सर 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक। इस तरीके से लिखना है अतिरिक्त शिक्षा। कैसी शिक्षा की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूं अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था हो। अतिरिक्त शिक्षा की क्या होना चाहिए भैया? व्यवस्था हो। ये भी बात इसने की है। किसने की है? सार्जेंट आयोग ने। सार्जेंट जो योजना होगी। एकेडमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के विद्यालय भी होने चाहिए, ठीक है। चलो सर, ये मांग किससे करती थी? तो ब्रिटिश सरकार से तो मांग चल रही है। ये मांग जो हो रही है, ये सर जी अंग्रेज सरकार से मांग थी क्या? हाँ, अंग्रेजी सरकार से मांग चल रही है ये, ठीक है भाई। अंग्रेजों का ही तो शासन था उस समय। अब बात क्या होगी? दूसरी तीसरी, एकेडमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के विद्यालय हो। तो आपको लिखना है सर जी एकेडमिक, ये लिखेंगे एकेडमिक। वे क्या होगा? व्यावसायिक, व्यावसायिक, इस तरीके से लिखना है। तो आप बता रहे होंगे सर जी एकेडमिक व व्यावसायिक शिक्षा के लिए, व्यावसायिक एजुकेशन की बात होगी, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, ठीक है ना। शिक्षा के लिए 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? तो आप बता रहे होंगे 2 प्रकार के, 2 प्रकार के विद्यालय हैं हों। 2 प्रकार के क्या होने चाहिए भैया? विद्यालय हों। तो ये भी आपको बताना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आते हैं तो आप बताएंगे। चलो, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब इसी के साथ मैं चलूं आपको लेकर अगला जो होगा सर जी राधा कृष्ण। कौन सा? नाम सुना होगा, राधा कृष्ण योजना 1948-1949 में आती है। एक और योजना की बात होगी। यदि मैं बात करूं राधा कृष्ण, इस तरीके से लिख देना है कौन सी कृष्ण की बात होगी, तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे राधा कृष्ण योजना। और ये योजना कब से सर जी? तो आप बता देना 1948 और 1949 में एक और योजना आती है जिसका नाम होगा राधा कृष्ण योजना। कौन सी योजना? राधा कृष्ण योजना। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का ये राधा कृष्ण आयोग बोलेंगे भी, योजना ना होगी ये कमीशन था। राधा कृष्ण कमीशन आप बता रहे होंगे कौन सा? राधा कृष्ण आयोग। अब सही बात बन जाएगी। कौन से आयोग की बात है? राधा कृष्ण आयोग। तो मैं बात करूं शिक्षा को समवर्ती सूची में, आज जो एजुकेशन है हमारी सूची 3 प्रकार की है। एक संघ सूची है जी, सही है। एक समवर्ती सूची है, सही है। एक राज्य सूची है, ये भी बात सही है। लेकिन शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो राधा कृष्ण आयोग ने। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। अब समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र भी और राज्य दोनों जो है कानून बना सकती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बताने होंगे बढ़िया तरीके से। मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में, ये आपको जो एजुकेशन की बात है, मैं बात कर रहा हूंगा सर जी शिक्षा की। शिक्षा को समवर्ती सूची में
कौन सी सूची की बात है? तो आप बता रहे होंगे शिक्षा को समवर्ती सूची में, ठीक है ना। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का, सूची में यदि मैं बात करूं क्या करने की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर शामिल करने का सुझाव। शामिल करने का क्या होगा? तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे शामिल करने का सुझाव। इस तरीके से आपको लिख देना है, शामिल करने का सुझाव राधा कृष्ण आयोग ने। सुझाव सर्वप्रथम, ठीक है ना। ऐसे भी मैं लिख दूं, कौन से प्रथम की बात होगी सर जी? सर्वप्रथम राधा कृष्ण आयोग ने दिया था। कौन से आयोग की बात होगी? तो सर्वप्रथम राधा कृष्ण आयोग ने, सर्वप्रथम राधा कृष्ण आयोग ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और जब आता है तो आप बता भी रहे होंगे। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राधा कृष्ण जो कमीशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर मेरे प्यारों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राधा कृष्ण आयोग की जो सिफारिश पर सर्वप्रथम यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1956 के द्वारा स्वायत्त भी प्राप्त हुआ। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा क्या होगा सर जी? राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर। किसकी सिफारिश? तो राधा कृष्ण आयोग। ये आप बता रहे होंगे क्वेश्चन आएगा राधा कृष्ण आयोग, इस तरीके से लिख देना है। कौन से कृष्ण की बात होगी मेरे प्यारों? राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशों के आधार पर। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशों के आधार पर। ये आपको बताना है किसके आधार की बात होगी मेरे प्यारों? राधा कृष्ण, इस तरीके से लिख देना है, राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है ना। सर्वप्रथम मेरे प्यारों, या सबसे पहले ऐसे मैं लिख दूं, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। यदि मैं बात करूं कौन से आयोग की बात होगी, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कौन सा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कौन सा? 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में बात करूं आयोग का गठन किया गया। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, आयोग का क्या किया गया? तो आप बता रहे होंगे सर जी गठन किया गया। ये पॉइंट भी आपको, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिशों पर? राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशों पर। कब किया गया? 1953 ईस्वी में किया गया था, और संसद के अधिनियम द्वारा 1956 में इसे मेरे प्यारों स्वायत्त भी, ठीक है ना। सर परीक्षा जून में होगी, पाठ्यक्रम कब पूरा होगा? कौन सी वाली जून में हो रही है? रोमिल शर्मा जी कह रहे हैं क्या जून से है? चलो, ब्रिटिश शासन में नहीं है जब देश आजाद हो गया था। अब ब्रिटिश, हाँ, अब तो देश आजाद हो गया, ठीक है। ये 1948-49 में तो देश आजाद हो गए, देश के बाद चल रहे हैं, ठीक है। पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे, यहां तक पॉइंट आपका पूछा जाता है। तो इसने दो कार्य किए हैं। राधा कृष्ण मिशन होगा ना सर जी? मिशन ना होगा, कमीशन होगा। राधा कृष्ण मिशन अलग है, ठीक है ना। चलो, तो ये पॉइंट आपने लिखा। इसी के साथ आगे चलूं, एक आता है कोठारी आयोग 1964। कौन सा आयोग होगा? तो आप बता रहे होंगे कोठारी आयोग 1964। ये भी आपको कर देना है। यदि मैं बात करूं एक और आयोग की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे कोठारी आयोग। इस तरीके से लिख देना है, कोठारी आयोग, और 1964 आपको बताना होगा, ठीक है। कोठारी आयोग यदि मैं बात करूं तो 1964, इस तरीके से। डेट नहीं है, आई है, अभी ना आई, ठीक है ना। क्लास कब तक चलेगी सर जी? तो भैया क्लास तो 10 बजे तक चलेगी, ठीक है। चलो, तो कोठारी आयोग 1964 आपको बताना है। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में मेरे प्यारों इस कोठारी आयोग की स्थापना की गई। दौलत सिंह कोठारी जो थे, आर्य बात समझ में। कोठारी शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय आय का, ये जो कोठारी जो शिक्षा आयोग जो 1964 में पारित हुआ है,
तो यदि मैं बात करूं, आया है एएलपी का जिसमें जून में सीवीटी फर्स्ट होगी ऐसा बोला गया है। आज नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, तो मैं एक बार देख लूंगा। वैसे तो अब आपका ज्यादा सिलेबस ना बचा है, ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से इसे जून के फर्स्ट वीक तक तो खींच ही लेंगे, ठीक है ना। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हैं जो परीक्षा में हमसे पूछी जाती हैं, तो इन्हें इसलिए थोड़ा सा मैं इन पर विशेष ध्यान देता चल रहा हूँ। इसके बाद कल भारतीय, आज ही चल जाएंगे भारतीय समाचार पत्र। और कल की यदि मैं बात करूं तो अब सैटरडे को भी क्लास लिया करेंगे। और यदि मैं कल की बात कर रहा हूँ तो भैया आपका हो जाएगा वो, और फिर गवर्नर जनरल चला देंगे। गवर्नर जनरल के बाद 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के बाद मैं बात करूं तो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर चली जाएंगे ये सारे आंदोलन वगैरह, तो ज्यादा दिन का नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। मैं बात करूं किसकी सर जी, कोठारी शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की थी। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो आप जो है ये तो खैर ना पूछा जाए क्वेश्चन, लेकिन आपको बस कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना, और शिक्षा से संबंधित है तो आप बता रहे होंगे। और कोठारी आयोग ने 1966 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें समान विद्यालय कॉमन स्कूल जो है चालू करने की मांग की थी। तो आप इसे भी यहाँ पर बता देंगे बढ़िया तरीके से, ये शिक्षा से ही संबंधित है। एक है नई शिक्षा नीति, कौन सी, तो सर आप बता रहे होंगे जो न्यू एजुकेशन, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति, ये आपको बताना है कौन सी नीति की बात होगी। तो हम बताएं सर, नई शिक्षा नीति 1986 में एक नई शिक्षा नीति भी आती है। और नई शिक्षा नीति की यदि मैं बात करूं 1986 में ये आती है। अब मैं बात करूं जो 1986 में नई शिक्षा नीति जो होगी, अच्छा शनिवार को ना लूं तो रिवीजन करना होता है, चलो ठीक है कोई ना। नई शिक्षा नीति की यदि मैं बात करूं तो नई 1986 में नई शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों पर लागू, ये जो कोठारी आयोग है तो इसकी सिफारिशों पर लागू की गई थी। तो मैं बात कर रहा हूंगा सर जी 1986 ईस्वी में, ठीक है ना, 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति कौन सा सर, तो आप बता रहे होंगे 1986 ईस्वी की बात होगी। और मैं बात कर रहा हूंगा नई न्यू शिक्षा नीति 1986 में नई शिक्षा नीति, ठीक है ना। कोठारी आयोग, कौन से आयोग की बात है मेरे प्यारों, ये जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग की सिफारिशों पर, ठीक है ना, कोठारी जो आयोग की यदि मैं बात करूं, आयोग की सिफारिशों पर लागू की गई थी। कोठारी आयोग की सिफारिशों पर यदि बात होगी, सिफारिशों पर इस तरीके से लिख रहे होंगे लागू की गई थी, ठीक है ना, लागू की गई थी, ठीक है। तो किसकी सिफारिशों पर, तो 1986 में नई शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों पर लागू की गई थी, ये आपको बता देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें होता क्या है, यदि मैं बात करूं नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य सबके लिए शिक्षा था। जो 1986 में जो नई शिक्षा नीति आई है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, मैं बात करूं कैसे उद्देश्य की, तो आप बता रहे होंगे सर जी 1986 में नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य सबके लिए शिक्षा था, इसका प्रमुख उद्देश्य, तो आप बता देंगे सर जी। यदि मैं बात करूं प्रमुख उद्देश्य की तो आप यहां लिख रहे होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा प्रमुख उद्देश्य सबके लिए शिक्षा, तो आप लिख देना सर क्या होगा, तो सबके लिए, इस तरीके से लिखेंगे सबके लिए शिक्षा, इस तरीके से आपको लिख देना है सबके लिए शिक्षा। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे प्रमुख उद्देश्य सबके लिए शिक्षा होगा, ठीक है। इसमें तो इतना ही होगा। अब एक आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो हम बता रहे होंगे मेरे प्यारों, आप लिख देंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन, यदि मैं बात करूं ब्लैक बोर्ड की बात होगी तो आप लिख देना सर जी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ये आप बताएंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यदि मैं बात करूं तो 1986 में जो नई शिक्षा नीति जो आई है, 1986 में नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक विद्यालयों को दी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक जो सुविधाएं थी उनके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। तो ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की नई शिक्षा नीति के तहत मैं लिख दूं सर जी कौन से, तो 1986 की नई शिक्षा नीति के तहत, नई यदि मैं बात कर रहा हूँ 1986 की नई शिक्षा नीति के तहत यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे नई शिक्षा नीति के तहत, तो 1986 की नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक विद्यालय को, मेरे प्यारों कौन से विद्यालयों की बात होगी तो मैं बता रहूंगा, आप क्यों ना लिख देते सर प्राथमिक विद्यालय, इस तरीके से लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। 1986 की नई शिक्षा नीति के तहत जो मैं बात करूं प्राथमिक विद्यालय को दी जाने वाली, ठीक है ना, प्राथमिक विद्यालयों को दी जाने वाली, ठीक है ना, प्राथमिक विद्यालय को दी जाने वाली न्यूनतम, इस तरीके से लिखेंगे सर जी, दी जाने वाली क्या होगा तो आप बता रहे होंगे न्यूनतम जो आवश्यक, ठीक है ना, न्यूनतम आवश्यक सुविधा, इस तरीके से लिख देंगे सर जी। न्यूनतम आवश्यक जो सुविधाओं की बात होगी, इसकी बात यहां पर लिखेंगे तो आप बता रहे होंगे सर जी न्यूनतम आवश्यक सुविधा या सुविधाओं की व्यवस्था, उसके लिए दिया गया आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था, ये आपको बताना होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये आपको बता देना है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड का कब होगा, झारखंड की तो अभी पता ही ना है। शनिवार को भी क्लास आप ले लूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, शनिवार को भी क्लास होगी तो भैया हो जाएगा, ज्यादा बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। सिलेबस की तो बात है, सिलेबस हो जाएगा जून के फर्स्ट वीक तक हम कर लेंगे, अब ज्यादा सिलेबस ना बचा आपका तो, ठीक है, तुम्हारा ज्यादा सिलेबस ना है तो हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है किसी को भी, बढ़िया तरीके से ही करते चलेंगे और जैसे करते आ रहे हैं ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम से पहले पहले सारी चीजें हो जाएंगी। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आ गए। चलो सर आगे आगे चलो। एक है 10+2+3 के शैक्षिक ढांचे की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता देंगे स्कूल चलो अभियान। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, एक और है सर जी, आप लिख रहे होंगे स्कूल चलो अभियान। ये कौन से अभियान की बात होगी, स्कूल चलो अभियान की बात है मेरे प्यारों, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। यदि मैं बात करूं स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब होती है तो आप बताएंगे सर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत तो 2000 में हुई थी। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत तो आप यहां लिख रहे होंगे 2000 में। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 2000 में की गई थी। ये भी अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई तो आप बताएंगे रिवीजन होता है, ठीक है। नहीं सर सैटरडे को क्लोज रहता है तो रिवीजन होता है, एक दो की बात है फिर रिवीजन ही करते रहना है, ठीक है ना। चलो ये पॉइंट आपको लिख देना है। और शिक्षा के विकास की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का भी, मतलब शिक्षा के विकास के लिए यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, किसकी बात है तो शिक्षा के विकास की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में मेरे प्यारों एक समिति, प्रोफेसर यशपाल। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन तो होगा सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत थी, एक रियासत का नाम था बड़ौदा,
मैं बात करूं तो सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत ने 1906 की बात है मेरे प्यारों, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा ठीक है ना, लागू की थी। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कौन सी रियासत? बड़ौदा। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। यदि मैं बात करूं एक रियासत, इसे नोट करके लिख देना, सर्वप्रथम बड़ौदा, ये आपको बता रहे होंगे, बड़ौदा रियासत ने मेरे प्यारों सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत की बात तो होगी, सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत ने 1906 की बात तो होगी, ठीक है ना। कौन से वर्ष की? 1906 में। निशुल्क व अनिवार्य 1906 की बात तो होगी, तो हम बताएंगे सर निशुल्क व अनिवार्य, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। अनिवार्य यदि मैं बात कर रहा हूंगा, अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। शिक्षा इस तरीके से लिख देना है, लागू की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता रहे होंगे ये क्वेश्चन यहाँ पर। आज ये आपका टॉपिक कौन सा भैया? तो मैं बात करूं ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास, ये होता हुआ समाप्त, ठीक है ना। ये जो ब्रिटिश शासन में जो शिक्षा का विकास है, ठीक है ना, वो आज समाप्त हो गया। और इसी के साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूंगा आगे किस पे? भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो आप हेडिंग डाल देंगे इसी में, भारतीय समाचार पत्रों का। कौन से पत्रों की? तो आप बता रहे होंगे भारतीय जो समाचार पत्र हैं, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। इस तरीके से लिखना है, भारतीय समाचार पत्रों का क्या होगा सर जी? इतिहास हेडिंग डाल देना है। और भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की यदि मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन तो हमारा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो समाचार पत्र जो बुक वगैरह हैं, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता ही आता है, ठीक है ना। तो भारतीय रिवीजन का समय ना हो पाएगा, चलो एक बार मैं देख लूंगा वो क्या नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, कब तक सीवीटी 1 के लिए बोला गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने कार्य को हम सुचारू रूप से करेंगे भी, ठीक है। चलो, भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की मैं बात करूं तो भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ साथ शुरू हुआ है। जो भारतीय जो समाचार पत्र हैं, इनकी ही तो बात है। तो भारतीय समाचार पत्रों के जो इतिहास की यदि मैं बात करूं तो यूरोपियों का जो आगमन हुआ है, उनके साथ साथ शुरू हो जाता है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। मित्रों, पुर्तगाली मिशनरियों ने 16वीं शताब्दी में भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। मैंने बताया भी होगा, जब पुर्तगाली चले होंगे तो 16वीं शताब्दी की बात होगी, तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय पुर्तगालियों को चाहता है। तो इस पॉइंट को तो हम लिख भी देंगे। तो आप लिखेंगे पुर्तगाली मिशनरियों ने, यदि मैं बात करूं भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय, तो आप बताएंगे पुर्तगाली। ये इस तरीके से लिख देना है, पुर्तगाली मिशनरियों की बात होगी, तो आप लिख भी रहे होंगे सर जी कौन से? पुर्तगाली मिशनरियों ने। ये आपको लिखी तो देना है, मिशनरियों ने ऐसे लिख देंगे। तो किसकी बात तो होगी मेरे प्यारों? पुर्तगाली मिशनरियों ने 16वीं शताब्दी में कौन सी? तो आप बताएंगे मिशनरियों ने 16वीं शताब्दी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना। 16वीं शताब्दी में भारत में सर्वप्रथम, यदि मैं बात करूं सर जी, ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। भारत की बात होगी, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कौन सी प्रेस की बात होगी? तो मैं यहां बताऊं सर जी, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। आएगा क्वेश्चन तो हम निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए हैं? अभी डेट नहीं है नॉर्मल कैंडिडेट की, वह 1 जून की डेट डीसीसी वालों की है जो पहले से रेलवे में जॉब है। अच्छा, चलो, अभी कोई डेट नहीं आई है, शनिवार को क्लास नहीं लीजिए। अच्छा, चलो ठीक है, तो देख लूंगा, ठीक है। तो और बढ़िया तरीके से कराता चलूंगा, तुमने तो मेरे हाथ पैर ही फुला दिए, प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो मैं इतने पानी मार दूं, इतने तुम भी देखते
चलो भाई, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आ गई सर। 1557 ईस्वी में गोवा के जो पादरियों ने पहली भारत में पुस्तक छाप दी, गोवा में। और ये मैंने पुर्तगाली जब आए तब मैंने आपको ये लिखाए भी होंगे सारी चीजें बढ़िया तरीके से। अब बात किसकी आती है सर, एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बंबई में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे सर ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस तरीके से लिख देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये आपको बताना है सर जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है ना। कौन सी कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी की बात होगी सर जी। 1684 ईस्वी में, 1684 ईस्वी में बंबई, आज तो मैं मुंबई बोलूं, मुंबई में अपनी, ठीक है ना, मुंबई में, ये इस तरीके से लिखना है, मुंबई में अपनी, ठीक है ना, पहली, मुंबई में अपनी पहली जो प्रिंटिंग प्रेस, इस तरीके से लिखना है, मुंबई में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस क्या कर दी सर जी, स्थापित की। ये क्वेश्चन भी अपने में बड़ा बेहतरीन है। यदि मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में मुंबई में अपनी पहली क्या प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दी, परंतु आने वाले 100 वर्षों तक कोई भी समाचार पत्र नहीं छापा। आने वाले भाई 1684 ईस्वी में मुंबई में पहली प्रिंटिंग प्रेस तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित कर दी, लेकिन आने वाले 100 वर्षों तक किसी भी समाचार पत्र की छपाई नहीं की। क्यों? क्योंकि जो भारत में जो ब्रिटिश कारोबारी हैं उनके बारे में लंदन में पता न चल सके। आ रही है बात समझ में ना, कि लंदन में यहां ब्रिटिश जो कारोबारी हैं उनके विषय में ना जानकारी मिले आने वाले 100 वर्षों तक। कंपनी के एक असंतुष्ट कार्यकर्ता थे विलियम बोल्टस, मतलब कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक असंतुष्ट कार्यकर्ता विलियम बोल्टस ने 1776 में, मेरे प्यारो देख लो 1776 की बात है, कंपनी से त्याग पत्र देकर एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, परंतु कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। किसको? विलियम बोल्टस को। 1776 ईस्वी में 100 वर्षों की बाद समथिंग में एक समाचार पत्र छापा, किससे? असंतुष्ट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी से, और फिर उसे लंदन भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया। चलो, लेकिन अब बात किसकी आएगी? बात होगी सर भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपको नोट कर देना है। भारत का यदि मैं बात करूं, भारत का प्रथम समाचार पत्र, इस तरीके से आप बता रहे होंगे, भारत का प्रथम समाचार पत्र, कोई भी बता दो मुझे, भारत का प्रथम समाचार पत्र तो द बंगाल गजट होगा। मेरे प्यारो कौन सा? तो आप बता देंगे सर जी हाँ जी, बंगाल गजट, इस तरीके से लिख देना है, द बंगाल गजट। ये आप लिख रहे होंगे कौन से गजट की बात है? द बंगाल गजट। 29 जनवरी 1780 ईस्वी की बात होगी। क्या जनवरी की बात है मेरे प्यारो? 29 जनवरी, हाँ सर, 1780 ईस्वी को, 29 जनवरी 1780 ईस्वी की बात होगी। एक जेम्स, ठीक है ना, अगस्त, ऐसे लिख देना, अगस्तक, ठीक है, और हिक्की, जेम्स हिक्की हम बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 29 जनवरी 1780 ईस्वी को भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हो गया, जेम्स आगस्टस, ठीक है ना, आगस्टस हिक्की के द्वारा। क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन है। और मेरे प्यारो 27 किसी कारणवश 27 मार्च और 1782 ईस्वी को उसे बंद भी कर दिया, ठीक है, 82 में, 1782 में बंद भी कर दिया। अगस्टस कर देना इसे, ठीक है ना, से बना देना,
आगस्टक हिक्की ने। ये क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन है और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो द बंगाल गजट जेम्स हिक्की 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित होता है। आगे चलूं, 1789 में एक प्रकाशित मेरे प्यारो बॉम्बे हेरोल्ड मुंबई में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। एक और क्वेश्चन लिख रहे होंगे 1789 में, यदि मैं बात करूं कौन से वर्ष की बात होगी तो 1789 ईस्वी में मेरे प्यारो मुंबई में, इस तरीके से लिख देंगे 1789 ईस्वी में मुंबई में, ये आपको बताना है। 1789 ईस्वी में मुंबई में, या प्रकाशित बॉम्बे, मुंबई ना लिखो, 1789 में प्रकाशित ऐसे लिखना है, ठीक है ना। किसकी बात तो होगी सर जी, 1789 में प्रकाशित बॉम्बे हेराल्ड ऐसे लिख देना है। क्या होगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे बॉम्बे हेराल्ड। कौन सा हेराल्ड है, बॉम्बे हेराल्ड, ये लिख देना है। ये कब प्रकाशित होता है तो 1789 में प्रकाशित बॉम्बे हेराल्ड बंबई का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। बॉम्बे हेराल्ड मुंबई का, ठीक है ना, किसका होगा सर, अब लिख देना है मुंबई का प्रथम, क्या होगा सर जी, मुंबई का प्रथम साप्ताहिक, ठीक है ना। मुंबई का प्रथम क्या होगा तो आप बता रहे होंगे मुंबई का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, साप्ताहिक, ठीक है ना, पत्र था। ऐसे भी हम लिख दें तो हमें कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। इस तरीके से 1789 में प्रकाशित बॉम्बे हेराल्ड मुंबई का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। 1791 इसका नाम बदलकर बॉम्बे गजट कर दिया गया। 1791 ईस्वी की बात है तो 1791 89 में तो प्रकाशित हो रहा है, 1791 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में इसका नाम बदलकर, यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, इसका नाम बदलकर, ये आप लिख देंगे, क्या बदल दिया मेरे प्यारो, इसका नाम बदलकर बॉम्बे गजट कर दिया। क्या कर दिया तो आप बता रहे होंगे बॉम्बे गजट कर दिया, गजट, बॉम्बे गजट कर दिया। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे बॉम्बे गजट कर दिया। 1791 ईस्वी की बात होगी। आपने गुरुजी की इस्पाल सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव ब्रजेश कुमार जी, आपके प्रणाम स्वीकार है, ठीक है। चलो, ये भी आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा वैसा है ये, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे तो आप बता रहे होंगे। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। किसी भी भारतीय द्वारा, कोई भी बता दो, किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आपको बताना होगा किसी भारतीय द्वारा, यही क्वेश्चन आएगा, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित, यदि मैं बात कर रहा हूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी किसी भारतीय द्वारा, यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे किसी भारतीय द्वारा, ठीक है, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित, अंग्रेजी की बात होगी, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में, ये लिख देना अंग्रेजी में प्रकाशित, ठीक है ना, अंग्रेजी में प्रकाशित, किसमें प्रकाशित की बात है तो किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र मेरे प्यारो, प्रथम समाचार पत्र की बात होगी, प्रथम समाचार पत्र ऐसे लिख देना है, प्रथम समाचार पत्र। कोई बताएगा, हाँ सर बंगाल गजट, वो तो द बंगाल गजट है, ये खाली क्या होगा, बंगाल गजट होगा। और मैं बात करूं इसके संपादक कौन है, गंगाधर भट्टाचार्य। इस तरीके से आप लिख भी देंगे कौन से होंगे, गंगाधर भट्टाचार्य, ये आपको बताना है कौन से चार्य की बात होगी, गंगाधर भट्टाचार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, और ये किसके द्वारा प्रकाशित था, गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है। बंगाल गजट अखबार कब बंद हुआ था, कौन सा, बंगाल गजट अभी तो चल ही रहा है, तो किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। और भारतीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित, यदि मैं बात करूं जो भारतीय भाषा में
ऐसे लिख देना है सर जी, भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र हैं उनकी जो शुरुआत सोनपुरा से हुई है, और सोनपुरा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो ये तो क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमसे ईमानदारी के साथ पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत की उपमा किसे प्रदान की गई है? भारत में जो पत्रकारिता के अग्रदूत की बात होगी कि उपमा, तो आप बताएंगे सर जी जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूं भारत में पत्रकारिता के इतिहास का यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे भारत में, इस तरीके से लिख देना है, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे। तो भारत में किसकी बात है? पत्रकारिता के इतिहास का, पत्रकारिता लिखना है भारत में पत्रकारिता के इतिहास का, पत्रकारिता के सर जी इतिहास का, इस तरीके से लिख रहे होंगे, पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत की उपमा कौन सी होगी सर जी? तो आप बता रहे होंगे भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत की जो उपमा होगी, कौन सी उपमा की बात है मेरे प्यारो? अग्रदूत की उपमा, ठीक है ना, किसे प्रदान है? तो आप यही लिख देंगे सर जी, उपमा किसे दी गई है? जेम्स ऑगस्टस, ऐसे लिख देना है, ऑगस्टस, ये भी आपको बता देना है, जेम्स ऑगस्टस ऑगस्टस हिक्की को, ठीक है ना। किसकी बात होगी? तो आप लिख देंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। तो भारत में पत्रकारिता के इतिहास के अग्रदूत की उपमा ये आपको बताना होगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की जो है, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ये भी पॉइंट आपको लिख देना है, यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आप बता रहे होंगे भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, यदि मैं बात करूं सर जी, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय कौन सी ये राष्ट्रीय है, यदि मैं प्रेस की बात करूं, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी, स्थापना का श्रेय, तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को, किसको? तो आप बता रहे होंगे सर जी, राजा राम मोहन राय को जाता है, राजा राम मोहन राय को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आपको बताना होगा, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, यदि क्वेश्चन आए तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। एक नाम था सर जी संवाद कौमुदी, आपने पढ़ा भी होगा, इसकी जो फाउंडर, क्लास ले रहा हूं और नोट भी साथ साथ बना रहा हूं, याद भी कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से, बहुत बढ़िया। तो याद करते चलने हैं सारे की सारे क्वेश्चन। आगे चलूं, एक संवाद कौमुदी थी, 1821 की बात होगी, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित थी। यदि मैं बात करूं, एक समाचार पत्र का नाम था संवाद कौमुदी, इस तरीके से लिख रहे होंगे, कौन सी कौमुदी की बात होगी मेरे प्यारों? मैं बात कर रहा हूंगा संवाद कौमुदी, इस तरीके से लिख देना है। ये संवाद कौमुदी क्या है यदि हमसे पूछा जाए, तो ये 1821 में प्रकाशित एक समाचार पत्र था, 1821 की बात होगी, और ये किसके द्वारा प्रकाशित था? राजा राम मोहन राय। आपको बता देना है ये किसके द्वारा, तो सर जी आप क्यों ना लिख देते राजा राम मोहन राय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही प्रकाशित था, ठीक है। संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित होगा, और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में, मतलब संवाद कौमुदी जो है ना, संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन अपने में बहुत इंपोर्टेंट है, तो आप लिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये मैं बात करूं किसकी बात होगी, इस पॉइंट को तो नोट कर देंगे, संवाद कौमुदी, इस तरीके से आप बता रहे होंगे
संवाद कौमुदी, ये लिख दिया सर जी। हाँ, संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित। तो संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा किसी, ठीक है सर जी, हाँ, किसी भारतीय द्वारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा, किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में, किसी भारतीय द्वारा यदि मैं बात कर रहा हूंगा, संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला, भारतीय भाषा में यदि मैं बात करूं, भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला, क्या होने की बात है सर जी? तो आप बता रहे होंगे प्रकाशित होने वाला, ठीक है, प्रकाशित होने वाला प्रथम, ठीक है ना, प्रथम क्या था सर जी? समाचार पत्र था या पत्रिका थी? समाचार पत्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना। तो नाम क्या होगा? संवाद कौमुदी, और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ऐसा क्वेश्चन आता है। यदि मैं बात करूं उर्दू का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, इस क्वेश्चन का भी आप ही को जवाब देना है। यदि उर्दू की बात होगी सर जी, किसकी बात है, तो आप बता रहे होंगे उर्दू का, ये आपको लिख देना है। आएगा क्वेश्चन उर्दू का प्रथम समाचार पत्र, इस तरीके से लिखेंगे उर्दू का, सर जी किसकी बात है? उर्दू का प्रथम समाचार पत्र, मुझे बता दो कि उर्दू का प्रथम समाचार पत्र। मेरे प्यारों, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूं उर्दू का प्रथम समाचार पत्र, जाम ए जहानुमा, ठीक है ना, जहां मैं बात करूं जाम ए जहानुमा, इस तरीके से लिखना है, जाम ए, हाँ जी, जहां नुमा, ये आप बताएंगे, जाम ए जहां नुमा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जहानुमा, उर्दू का प्रथम समाचार पत्र जाम ए जहानुमा, प्रकाशन 1822 में कलकत्ता में होता है हरिहर दत्ता के द्वारा। तो इसका जो प्रकाशन है, मैं बात करूं सर जी 1822 ईस्वी में प्रकाशन की बात तो होगी, तो आप बता रहे होंगे सर 1882 ईस्वी की बात, 1822 ईस्वी की, माफी चाहूंगा, 1822 ईस्वी में, कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है ना। किसकी बात होगी सर? कलकत्ता में हरिहर दत्ता के द्वारा। कौन से? तो हरिहर दत्ता के द्वारा, हरिहर दत्ता द्वारा, ये भी आप नोट कर देंगे। किसके द्वारा? तो सर जी उर्दू का प्रथम समाचार पत्र जाम ए जहानुमा, प्रकाशन 1822 में कलकत्ता में हरिहर दत्ता के द्वारा होता है। आ रही है बात समझ में? ये भी पॉइंट हमसे पूछा जाएगा। और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जन कितनी बार पूछा गया कि भारत का सर जी किसकी बात तो होगी, तो आप बता रहे होंगे भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, भारत का प्रथम जी हिंदी समाचार पत्र। ऐसे भी तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, कोई भी मुझे बता दो कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। उदंत मारदंड आपने पढ़ा भी होगा, कौन सा सर जी? ये आप बताएंगे, उदंत ऐसे लिखा होता है ना, और मारदंड ऐसे लिखा होगा। और 30 मई की बात होगी, आपको पता, हाँ 30 मई की बात है सर। और वर्ष कौन सा होगा? 1826 ईस्वी में जुगल किशोर के द्वारा, इसे तो नोट कर देना, आचार्य जुगल किशोर के द्वारा ये प्रकाशित होता है, जो कानपुर के रहने वाले थे और कलकत्ता से। तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मारदंड 30 मई 1826 को जुगल किशोर के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। और मित्रों, ये मैं बात करूं समाचार पत्रों की, तो यहां से क्वेश्चन हमारे निश्चित तौर पर पूछे ही जाते हैं। और जब पूछे जा रहे होंगे तो आप भी निश्चित तौर पर इन क्वेश्चनों का जवाब भी दे रहे होंगे। ठीक है, तो एक सेकंड जल्दी नोट करेंगे, मैं इतने पानी पी लूं।
चलो भाई, हाँ तक ये पॉइंट आपके समझ में आ गए। उदंत मार्डन सही है। कितना स्लो क्लास को चला रहे हैं, सिलेबस जल्दी खत्म कीजिए, रिवीजन करना है। कल को कर दूं? सोनू कुमार यादव कह रहे हैं कल कर दूंगा, ठीक है, डन। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया, पीडीएफ से और हाथ से पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर है। यदि मैं पीडीएफ से कराता तो जल्दी से खिंचवाता, फिर आप लिखते ही लिखते रहते। अब कम से कम आप लिख रहे हो साथ के साथ, जब मैं लिख रहा हूँ चीजों को बोल रहा हूँ तो आपकी समझ में भी आ रही हैं और चीजों को आप नोट भी करते चल रही बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैंने बता दिया जून तक, मतलब कि 1 जून 2 जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा पूरा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बढ़िया तरीके से सभी को करना है। इसी के साथ कल मुलाकात कर रहे होंगे आपसे फिर, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।